हैं कॉन्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो वीडियो में एंड तक बने रहे, आज हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस चैप्टर ड्यूटीज़ कौन सी होती हैं ये समझने से पहले हम समझते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़ का मतलब क्या होता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो हर इंडियन सिटीजन को निभानी होती है अपने देश के प्रति और कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति। ऐसे फैमिली में रहने वाले बच्चे की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपनी फैमिली मेम्बर्स की तरफ, वैसे ही सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी हर इंडियन सिटीजन की होती है अपने देश की तरफ। उसी ड्यूटीज़ को हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। इजी सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे रोड पे चलने का राइट हमारे पास है तो ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करने की ड्यूटी भी हमारी है। याद, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी ना, ये 26 जनवरी 1950 में ही ऐड ऑन नहीं हुई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। ये उस काफ़ी साल बाद ऐड हुई थी, जब कॉन्स्टिट्यूशन को लगा यार सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास दिलाना भी ज़रूरी है। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में ऐड हुआ था। 1975 से लेकर 1977 में कुछ ऐसी इमरजेंसी आई, तब लगा कि यार रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी पड़ेगी सिटीजन्स को, तब फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कॉन्सेप्ट लाया गया एक अमेंडमेंट के थ्रू। और वो कॉन्सेप्ट कब आया? 42nd अमेंडमेंट में आया 1976 में। अमेंडमेंट 1976 पार्ट 4A में है, ठीक है। आर्टिकल 51A के अंडर ये आया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, वो भी कितनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। फिर लेटर ऑन 86 इंस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट में चेंजेस हुए और एक और ड्यूटी ऐड हुई, और जो कि 2002 में हुआ था। ये वाली ड्यूटी कब ऐड हुई थी? 2002 में। पार्ट 4 में क्या? पार्ट 4A में ड्यूटीज़ है और पार्ट 4 में क्या था? DPSP था। और पार्ट 3 में क्या था? राइट था, राइट्स के बारे में बात की थी। तो ये पार्ट्स भूलना मत। फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं वो तो हमने डिस्कस कर दिया। अब समझते हैं एक्चुअल में ड्यूटी होती क्या है। लाइन वाइज हम ड्यूटीज़ को समझते हैं। हमारी सबसे फर्स्ट फंडामेंटल ड्यूटी क्या है? ड्यूटी नंबर 1 है रिस्पेक्ट कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना। अब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ की रिस्पेक्ट होती है? कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करना मतलब नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की रिस्पेक्ट करना। मतलब खड़ा होना होता है जब भी नेशनल एंथम चल रहा है और अटेंशन वाली पोजीशन में खड़ा होना होता है। ये है हमारी रिस्पेक्ट नेशनल एंथम के प्रति। सिमिलरली नेशनल फ्लैग को पैरों में नहीं डालना है, गंदी जगह पे नहीं रखना है, तो वो एक तरीके से हमारी रिस्पेक्ट देना है नेशनल फ्लैग को। बात करते हैं हमारी सेकेंड ड्यूटी के बारे में। सेकेंड ड्यूटी क्या है? हमारी सेकेंड ड्यूटी होती है फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यूज़ की रिस्पेक्ट करना, उनके आइडल्स को, मतलब उनकी आइडियोलॉजी को रिस्पेक्ट करना। जैसे महात्मा गांधी ने हमको अहिंसा की चीज़ बोली, तो उस बात का रिस्पेक्ट करना। अब बात करते हैं हम थर्ड ड्यूटी के बारे में। थर्ड ड्यूटी क्या है? थर्ड ड्यूटी है प्रोटेक्ट करना सोवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी। है तीनों वर्ड्स हमने कहाँ पढ़े हैं? प्रीएम्बल में पढ़े हैं। तो देश में एकता बनी रहे, एकांत बना रहे, पीस बना रहे, ये सब चीज़ प्रोटेक्ट करना किसकी ड्यूटी है? इंडियन सिटीजन्स की। जो सिटीजन्स हैं उनकी ये ड्यूटी बनती है कि वो देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी, मतलब कोई भी तरीके से कास्ट रिलीजन के बीच में लड़ाई झगड़ा न बने, न वो लोग इशू बनाए, इस चीज़ को प्रोटेक्ट करके चले। है कि नेशनल सर्विस देना, गिव नेशनल सर्विस। अब बात करते हैं नेशनल सर्विस में क्या हर पर्सन को आर्मी ज्वाइन कर लेनी चाहिए? नहीं। अगर देश में कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट टाइम आ जाता है तब नेशनल सर्विस देने के लिए रेडी रहना चाहिए। जैसे अभी कोविड में ऐसा टाइम आया कि तब हमको डॉक्टर्स की ज़रूरत थी, तो जो डॉक्टर्स सामने आए, नेशन वर्ल्ड वाइड सिटीज़न की हेल्प की नेशन में, तो वही होता है नेशनल सर्विस देना। जैसे डॉक्टर्स ने तब हेल्प की कोविड के टाइम, सिमिलरली वैसे ही होता है नेशनल सर्विस। ज़रूरत पड़ने में जिन लोगों की ज़रूरत पड़ रही है उनको हेल्प के लिए आगे रहना है, देश की बात है क्योंकि यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारी फिफ्थ ड्यूटी के बारे में। फिफ्थ ड्यूटी क्या होती है? फिफ्थ ड्यूटी होती है प्रमोट हार्मनी एंड ब्रदरहुड। ये आर्टिकल 51A में भी दिया हुआ है कि हमें नेशन में ब्रदरहुड और हार्मनी को प्रमोट करना है। ब्रदरहुड हार्मनी कैसे प्रमोट होगा?
भाईचारा कैसे प्रमोट होगा? जब आप किसी को अपने से डिफ्रेंशिएट ना करो। अगर कोई डिफरेंट लैंग्वेज बोलता है या डिफरेंट कास्ट का, डिफरेंट रिलीजन का, आप उनको भी अपने भाई की तरह ही मानोगे और अच्छे से ही ट्रीट करोगे, तो देश में यूनिटी बनी रहेगी। आपको किसी को कल्चर को लेके, लैंग्वेज को लेके, किसी भी बेसिस पे उनके बीच में ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, उनसे गंदा व्यवहार नहीं करना है। ये सबसे बड़ी ड्यूटी है हमारी कि हमें हर इंडिविजुअल के साथ शांति प्रिय व्यवहार बना के ही जीना है। इसका एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ। इसका एग्जाम्पल है एक स्कूल में कितने सारे डिफरेंट कम्युनिटी, डिफरेंट रिलीजन के बच्चे रहते हैं, मतलब डिफरेंट सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियन, हिंदू सब रहते हैं, और वो हर तरीके के फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हो, चाहे वो दिवाली हो, ईद हो, गुरु पर्व हो, एंड XYZ क्रिसमस हो, कोई भी फेस्टिवल हो ना, तो वो हमेशा अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक अच्छा एग्जाम्पल है किसका? हार्मनी एंड ब्रदरहुड का। बात करते हैं हमारी 6th ड्यूटी के बारे में। 6th ड्यूटी हमारी क्या है? टू प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज को प्रिजर्व करना। सबसे पहले समझते हैं कि हेरिटेज मतलब होता क्या है। हेरिटेज मतलब ऐसी चीज़ें जो हमें हमारे पूर्वजों से इनहेरिट हुई है, मतलब पहले से ही वो चीज़ें हैं जो हमको डायरेक्ट नहीं मिली है, उस चीज़ों को प्रिजर्व करना, उसकी रिस्पेक्ट करना। जैसे वो कोई मॉन्यूमेंट्स हो सकते हैं, कोई पेंटिंग्स हो सकती है, चाहे कोई त्यौहार हो सकते हैं। हर कल्चर में अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं जो पूर्वजों द्वारा मनाए आ रहे थे। उन चीज़ों की रिस्पेक्ट करना ही हम क्या बोलते हैं? प्रिजर्व कल्चरल हेरिटेज। जैसे रेड फोर्ट हो गया, ताजमहल हो गया, ये हमको पहले से मिला हुआ है, तो इसको प्रिजर्व करना है। और इसको कैसे प्रिजर्व, आपकी क्या ड्यूटी बनती है? अगर आप ऐसी जगहों पे, ऐसी प्लेसेस पे जा रहे हो, तो उधर पे नेम नहीं गूंजना है, फालतू का नेम नहीं लिखना है, उस स्पॉट को गंदा नहीं करना है, उसको ढंग से साफ सुथरा रखना है। क्योंकि हर सिटीज़न अगर अच्छे से बिहेव करेगा ना, तो हम अपने कल्चरल हेरिटेज को अच्छे से प्रिजर्व कर पाएंगे। बात करते हैं हम हमारी 7th ड्यूटी के बारे में। हमारी 7th ड्यूटी क्या है देश के प्रति? हमारी 7th ड्यूटी है एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन। एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। सबसे पहले ट्रीज, क्या ट्रीज को कम से कम काटना है और ट्रीज ज़्यादा से ज़्यादा लगाना है, जिससे हमको ही बेनिफिट होगा, हमारी ही कंट्री को बेनिफिट होगा। देन नेक्स्ट है रिवर्स को पॉल्यूट नहीं करना है, गंदा नहीं करना है, उसमें वेस्ट मतलब गंदा सामान नहीं डालना है रिवर्स में। बहुत सारी जगहों पे आपने देखा है, तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि रिवर अगर गंदी है तो हम हो सके तो उसमें से कुछ कचरा है तो वो निकाल के डस्टबिन में डाल दें, और अपने एंड से तो कभी भी रिवर में कुछ भी गंदी चीज़ न डालें। नेक्स्ट है वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करना। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट करना भी हमारी ड्यूटी है। ओके, अब बात करते हैं हम हमारे 8th ड्यूटी के बारे में। 8th ड्यूटी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर क्या होता है? साइंटिफिक टेम्पर होता है कि आप साइंटिफिकली चीज़ों को समझने की कोशिश करो, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, ना कि अंधविश्वास पे बिलीव करो। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने रिलीजन बिलीफ को छोड़ दो, नहीं। सिर्फ अंधविश्वास में नहीं बिलीव करना है, साइंटिफिकली चीज़ों को सोचना है। इसका सिंपल सा एक एग्जांपल देती हूँ। अगर किसी को फैमिली में फीवर है या कुछ ऐसा प्रॉब्लम है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूरी है, पर बहुत सारी प्लेसेस पे क्या होता है कि उसका मेडिकल ट्रीटमेंट ना दे के किसी बाबा या किसी इधर उधर लगे हुए हैं, तो ये गलत है। अंधविश्वास के पीछे आप पैसा भी दे रहे हैं और कुछ सही सॉल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। तो कुछ सही सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, इसीलिए आपको साइंटिफिक अवेयर रहना है, अंधविश्वास पे बिलीव नहीं करना है। नेक्स्ट इज ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म का मतलब क्या है कि आपको दूसरे ह्यूमन के लिए प्यार, प्रेम ये सब रखना है, उनकी हेल्प करने के लिए रेडी रहना है, ना कि हमें ये क्वेश्चन करना है कि वो कौन से रिलीजन के, कौन से कास्ट के। बिना इस भेदभाव के सामने वाले की हेल्प करने के लिए रेडी रहना है। इसका एग्जाम्पल देती हूँ। अगर किसी का रोड पे एक्सीडेंट हो जाता है, ज़रूर नहीं है वो पर्सन आपकी फैमिली का हो या नोन हो या आपकी कम्युनिटी से बिलोंग करता हो, नो मैटर वो कोई भी हो, है तो वो इंसान ना, तो ह्यूमैनिटी को जिंदा रखते हुए आपको उसको हॉस्पिटल तक लेके जाना है या उसकी फैमिली को इन्फॉर्म करना है। ये ह्यूमन की एक ड्यूटी है दूसरे ह्यूमन के लिए, एक सिटीजन टू सिटीजन हेल्प है।
नेक्स्ट है हमारा स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी। इंक्वायरी की स्पिरिट हमेशा अपने अंदर रखनी है, मतलब क्यूरियोसिटी रखनी है, नई चीज़ों को समझने की, जानने की। इसकी इसीलिए पता है, अगर आपके अंदर स्पिरिट रहेगी ना इंक्वायरी करने की, तो आप नई नई चीज़ों से सीख पाओगे, इवॉल्व हो पाओगे, अंडरस्टैंड कर पाओगे। अगर आप पुरानी चीज़ों में सेटिस्फाई हो जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा नई चीज़ों में एंटर करने में। क्योंकि अगर आपकी स्पिरिट है ना इंक्वायरी करने की, तो आपके साथ कुछ गलत हो रहा होगा, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन कर पाओगे। स्कूल, कॉलेज, कोई भी प्लेस में अगर कुछ गलत है तो आप उसका रीज़न पूछ सकते हो कि ऐसा क्यों। इवन आप कुछ अच्छी चीज़ों के लिए नए नए सॉल्यूशंस ला सकते हो, जैसे कि हमको ज़्यादा पेड़ लगाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं। ये सब किससे आता है? स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी से ही आता है। अब बात करते हैं हम हमारी नाइन्थ ड्यूटी की। नाइन्थ ड्यूटी क्या है? नाइन्थ ड्यूटी होती है प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी। पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करना। अब पब्लिक प्रॉपर्टी में क्या आता है? गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेज, गवर्नमेंट बसेस, रेलवे, सब कुछ पब्लिक प्रॉपर्टी ही कहलाती है और इसको प्रोटेक्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। जैसे कि रेलवे की कुछ भी अगर चीज़ है उसे गंदा ना करना, उधर मिसबिहेव ना करना। बहुत सारे लोग होते हैं कूड़ा वहीं पे डाल देते हैं, कचरा वहीं फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। क्योंकि वहाँ पे डस्टबिन है तो आप प्रॉपरली डस्टबिन में डालो ताकि काम करने वाले पे भी इजी हो और आप भी साफ सफाई रख पाओ। क्योंकि ये अगर आप उसको नुकसान पहुंचा रहे हो ना, तो बेसिकली आप ही टैक्स पेयर हो, आप अपनी ही चीज़ को गंदा कर रहे हो। तो गवर्नमेंट बसेस को, इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। अगर कहीं पे प्रोटेस्ट चल रहा है और कुछ प्रोटेस्ट में अगर ऐसा हो जाता है कि लोग गवर्नमेंट बसेस को ही तोड़ रहे हैं, तो ये कम्प्लीटली रॉन्गफुल एक्ट है। गवर्नमेंट बसेस को प्रोटेक्ट करना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो आपके ही टैक्स से ही बनी है ना, मतलब आपके टैक्स से ही गवर्नमेंट बसेस रन हो रही हैं, वो सुविधा आपके उसके लिए बनी है। तो इसीलिए उनको हार्म ना पहुंचाना, वायलेंस ना क्रिएट करना, पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को डैमेज ना पहुंचाना, ये हमारा रिस्पेक्ट करने का तरीका है। यही होता है ड्यूटी नंबर 9 की प्रोटेक्शन करना है जितनी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ हैं। ड्यूटी नंबर 10 होती है एक्सलेंस को चेस करना, एक्सलेंस को अचीव करने की कोशिश करना। मतलब जिस भी फील्ड में हो, आप जिस भी काम में करते हो, नो मैटर आप स्टडी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें बेस्ट करो, ताकि जब आप बेस्ट करोगे ना तो कंट्री की प्रोग्रेस होगी। इसका एक एग्जांपल देती हूँ। अगर एक डॉक्टर है, अब तो वो डॉक्टर बन गया है और अगर वो चुपचाप बैठ जाए तो कोई प्रोग्रेस नहीं होगी। अगर वो डॉक्टर बनने के बाद भी नई मेडिसिन के बारे में पढ़े, नई चीज़ों के बारे में रिसर्च करे, तो वो अच्छी चीज़ें भी ला सकता है अपनी कंट्री में एंड कंट्री भी प्रोग्रेस कर जाएगी। तो इसीलिए नो मैटर, यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं कर रही हूँ। अगर एक स्टूडेंट पढ़ाई कर रहा है, अगर उसने अपने प्रीवियस एग्जाम से अच्छा दूसरे एग्जाम्स में किया है और उससे बेटर तीसरे में किया है, तो इसका मतलब वो कौन सी ड्यूटी निभा रहा है? वो ड्यूटी नंबर 10 निभा रहा है, एक्सलेंस की ड्यूटी निभा रहा है। तो कोई भी प्रोफेशन हो, टीचर हो, लॉयर हो, डॉक्टर हो, कोई भी प्रोफेशन हो, जब आप एक्सलेंस की तरफ अपना काम करते हो कि और बेहतर के ऊपर जाते हो, तब अपन उसको बोलते हैं कि हम ड्यूटी नंबर 10 कर रहे हैं। बात करते हैं हम हमारी 11th ड्यूटी के बारे में। 11th ड्यूटी क्या है? वो है 86 अमेंडमेंट में इन्वॉल्व हुई है जो ड्यूटी, वो ड्यूटी है 6 से 14 ईयर के एज के बच्चों को, ईयर लिखना भूल गया, 6 to 14 ईयर एज के बच्चों को एजुकेशन कंपलसरी देना है। उनके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उनके गार्डियन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 6 to 14 ईयर की एज के बच्चे को आप कोई काम में नहीं लगा दिया है कि कुछ बाल मजदूरी करा रहे हो या कुछ और काम करा रहे हो, नहीं, उनका एजुकेशन लेना कंपलसरी एक अच्छे इन्वायरमेंट के लिए, एक अच्छी प्रोग्रेस के लिए उनकी, ये पेरेंट्स की और उनके गार्डियन की ड्यूटी बनती है कि अगर उनके बच्चा 6 to 14 ईयर्स की एज में तो उनको एजुकेशन दिलवाना कंपलसरी है। क्वेश्चन आता है फंडामेंटल ड्यूटीज कैन बी इन्फोर्स्ड इन कोर्ट। क्या फंडामेंटल ड्यूटीज कोर्ट में इन्फोर्स हो सकती हैं? क्या अगर कोई अपनी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं निभा रहा है तो उसके रिगार्डिंग कंप्लेन कर सकते हैं या उसको फोर्सफुली ड्यूटी कराई जा सकती है? नहीं, जनरली ये कोर्ट में इन्फोर्स नहीं हो सकती है, बट हाँ इनको पार्लियामेंट इम्प्लीमेंट कर सकती है। जैसे एनवायरमेंट पॉल्यूशन को कंट्रोल करवाना, ये सब चीज़ें पार्लियामेंट कर सकती है, बट ये कोर्ट में इन्फोर्सेबल नहीं है।
फंडामेंटल ड्यूटी की इम्पोर्टेंस क्या है? सबसे पहले इम्पोर्टेंस है टू मेक सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबल, सिटीजन्स को रिस्पॉन्सिबल बनाना। मतलब ये सब चीज़ें जो भी ये ड्यूटीज़ जब सारे सिटीजन्स निभाते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं कि नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करना, रूल्स को फॉलो करना। तो ये सब से क्या होता है के बाद वो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि उनको कुछ चीज़ें फॉलो करनी है जो उनकी सेफ्टी के लिए बनी हुई है, जैसे ट्रैफिक रूल्स हो गए। हमारी स्ट्रॉन्ग नेशनल यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाती है फंडामेंटल ड्यूटीज़। फंडामेंटल ड्यूटीज़ सिखाती हैं हम नो मैटर कौन से कल्चर से, कौन से ट्रेडिशन को बिलीव करते हैं, कास्ट और इन सब का भेदभाव ना करके सेम एक्ट बिहेव करना है, सबके साथ अच्छा व्यवहार रखना है, अच्छे से चलना है, मिलजुल के रहना है। तो इसीलिए ये क्या करती है, यूनिटी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है। इसीलिए इंडिया को क्या कहा जाता है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी कहा जाता है। डाइवर्स लोग हैं यहाँ पे बट स्टिल उनमें यूनिटी बनी हुई है। तो ये फंडामेंटल ड्यूटी का एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। कि बात करते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस की। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंस क्या है, टू मेक डेमोक्रेसी सक्सेसफुल। डेमोक्रेसी क्या सिर्फ लॉज से सक्सेसफुल होती है? नहीं, जब सारे सिटीजन्स अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभाते हैं तब जाके डेमोक्रेसी सक्सेसफुल होती है। जब लोग अपनी सारी ड्यूटीज़ को निभाएंगे तब जाके हमारे देश में डेमोक्रेसी सक्सेसफुल हो जाएगी, तब गवर्नमेंट का अच्छा नाम होता है, अच्छी चीज़ें होती है। तो इसीलिए ये पॉइंट पे बताता है डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब सब मिलजुल के एक दूसरे की हेल्प करे, सारे लॉज सारे रूल्स को फॉलो करे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को अच्छे से निभाएं। अब बात करते हैं नेक्स्ट लास्ट पॉइंट की। ये प्रोटेक्ट करता है आइडल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडल्स हैं उसको प्रोटेक्ट करता है। प्रोटेक्ट कैसे, कि नेशनल फ्लैग की, नेशनल एंथम की, इन सब चीज़ों की रिस्पेक्ट करना फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमको सिखाती है। और अगर जब हम रिस्पेक्ट करेंगे तभी हमारी फर्दर जनरेशन, आने वाली जनरेशन के लेगेसी पास ऑन होगी और वो भी सेम काम करेंगे। तो इसीलिए फंडामेंटल ड्यूटी सिखाती है कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजीज़ को रिस्पेक्ट करना है। एक ट्रिक से याद रखना, कुछ चीज़ आपको पता चलेगी। राइट्स प्लस ड्यूटीज़ दोनों मिलके क्या बनाती हैं, दोनों मिलके बनाती हैं एक स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। क्या बनाती है, स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी। मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन या मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो इसमें से आता है वो सिंपल सा ये है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती है, उसकी इम्पॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में डिफरेंस बताने के लिए आ सकता है। ये सब चीज़ें अच्छे से प्रिपेयर करनी है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ कौन कौन सी होती है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आप कमेंट डाउन करके बताइए आपकी फेवरेट फंडामेंटल ड्यूटी कौन सी थी।